नमस्कार। संस्कृत व्याकरण को अक्सर नियमों का एक जटिल संग्रह समझा जाता है ना? लेकिन अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें तो एक सटीक लॉजिकल इंजन की तरह जो शब्दों को गढ़ता है। आज हम इसी इंजन को बिल्कुल लाइव काम करते हुए देखने वाले हैं। तो सवाल यह है कि होने का एक छोटा सा विचार वे होते हैं जैसे एक पूरे व्यवस्थित शब्द में आखिर ढलता कैसे है। चलिए इस दिलचस्प पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बीज से एक पूरा शब्द बनता है। और ये है हमारी आज की मंजिल। हम शुरुआत करेंगे भू धातु से, जिसका सीधा सा मतलब है होना, और फिर हम देखेंगे कि व्याकरण के नियमों की एक श्रृंखला से गुजरकर ये भवंती यानी वे होते हैं कैसे बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम इस व्याकरण की पहेली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसे बनाने के लिए कच्चा माल क्या लगता है, प्रक्रिया शुरू करेंगे, कुछ जरूरी नियमों को काम करते देखेंगे और फिर भवंती को बनते हुए देखेंगे। ये सब कुछ पाणिनि की अद्भुत व्यवस्था के जरिए होगा। तो पाणिनि का व्याकरण सिर्फ सूखे नियम नहीं है, इसे एक शक्तिशाली लैंग्वेज एल्गोरिथम की तरह सोचिए, एक प्राचीन कोड जो आज भी उतनी ही सटीकता से काम करता है। अब किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ कच्चा माल तो चाहिए ही, है ना? तो चलिए देखते हैं भवंती शब्द को बनाने के लिए हमें किन मूल घटकों की जरूरत पड़ेगी। किसी भी क्रिया को बनाने के लिए मूल रूप से 3 चीजें चाहिए। पहली है धातु, यानी क्रिया का मूल अर्थ, हमारे मामले में यह है भू। दूसरी है लकार, जो समय बताता है, यहां लठ यानी वर्तमान काल। और तीसरी चीज है तिंग प्रत्यय, जो ये बताता है कि काम कर कौन रहा है। तो ये रही हमारी शुरुआती स्थिति, धातु भू और काल बताने वाला लठ। अभी ये सिर्फ 2 अलग अलग हिस्से हैं। अब देखते हैं कि हमारा व्याकरण का इंजन इन्हें जोड़ना कैसे शुरू करता है। प्रक्रिया का पहला कदम इस लठ को, जो अभी सिर्फ एक आइडिया है, एक ठोस रूप देना है। एक ऐसा रूप जिससे पता चले कि क्रिया किसके द्वारा हो रही है। देखिए, लठ सिर्फ एक सिंबल है। अब हमें इसे एक असली प्रत्यय से बदलना होगा, क्योंकि हम बना रहे हैं वे होते हैं, जो कि अन्य पुरुष बहुवचन है। इसलिए हम इन 18 विकल्पों में से जी प्रत्यय को चुनते हैं। और बस हमारी व्याकरण की असेंबली लाइन पर पहला असली बदलाव हो गया है। लठ की जगह अब हमारे पास एक ठोस प्रत्यय जी है। अब हमारा शब्द धीरे धीरे आकार लेने लगा है। अब आता है एक नया नियम, एक नया सूत्र। और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सूत्र हमारी धातु और प्रत्यय के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करेगा। ये नियम बहुत खास है। ये धातु भू और प्रत्यय झ के बीच में एक जोड़ने वाला स्वर अ डाल देता है। ये शप के रूप में आता है, पर यहाँ श और प सिर्फ व्याकरण के मार्कर हैं, मतलब इंजन के लिए निर्देश। जैसे ही इंजन उन्हें पढ़ लेता है, वो गायब हो जाते हैं और बचता क्या है? सिर्फ अ। तो अब देखिए, हमारे शब्द के 3 साफ साफ हिस्से बन गए हैं। धातु भू, जोड़ने वाला स्वर अ और प्रत्यय झी। अब असली काम शुरू होगा, जब इंजन इन हिस्सों को बदलना शुरू करेगा। और यहीं पर असली जादू होता है। अब व्याकरण के नियम खुद धातु के रूप को बदलना शुरू कर देंगे। अब एक और शक्तिशाली सूत्र मैदान में आता है। ये सूत्र अगले 2 बड़े बदलाव करेगा और ये सीधे हमारी धातु के स्वर पर असर डालेगा। इस नियम का पहला काम है गुण करना, जो कि स्वरों को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। इस नियम के हिसाब से हमारी धातु भू में जो ऊ स्वर है वो ओ में बदल जाएगा। यह संस्कृत में एक बहुत ही आम और जरूरी बदलाव है। और ये देखिए नतीजा, सिर्फ एक नियम लगा और हमारा भू अब भो बन गया है। हम अपने आखिरी शब्द के एक और कदम नजदीक आ गए हैं। लेकिन रुकिए, ये सूत्र अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका एक और काम बाकी है, जिसे अवादेश कहते हैं। ये कहता है कि अभी अभी जो ओ हमने बनाया है, अगर उसके ठीक बाद कोई स्वर, जैसे कि हमारा अ, आए, तो वो अव में बदल जाएगा। तो इस 2 स्टेप वाली नियम का नतीजा ये हुआ कि हमारा भो अब भव बन गया है। और जब ये जोड़ने वाले स्वर अ के साथ मिलता है, तो हमें मिलता है भव। वाह! अब हम अपने अंतिम रूप के बहुत बहुत करीब हैं। चलिए, अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो हमारे शब्द को पूरा कर देगा। अब सारा ध्यान इस प्रत्यय झी पर रहेगा। यहां पर 2 आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सूत्र अपना काम करते हैं। पहला, झो अंतः, जो हमारे प्रत्यय झी को अंति में बदल देता है। अब हमारे पास है भव प्लस अंति। और दूसरा नियम, अतो गुणे,
ये एक तरह का फिनिशिंग टच है। ये भव के आखिरी अ और अंति के शुरू वाले अ को आपस में मिला देता है ताकि उच्चारण सहज हो जाए, और नतीजा भवंती। लीजिए, हमारा शब्द पूरी तरह तैयार है। और ये टेबल देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि जो शब्द हमने अभी बनाया, भवंती, वो इस पूरी तालिका में कहाँ फिट होता है। ये प्रक्रिया सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हर एक रूप को इसी सटीकता से बनाती है। तो हमने देखा कि कैसे एक व्यवस्थित लॉजिकल इंजन की तरह कदम दर कदम चलकर एक साधारण सी धातु एक पूरे क्रिया रूप में बदल जाती है। ये भाषा के पीछे छिपे तर्क और उसकी सुंदरता को दिखाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। पाणिनि की ये हजारों साल पुरानी व्यवस्था, जो इतनी नियमों पर आधारित और तार्किक है, क्या ये किसी भाषा का व्याकरण है या फिर किसी आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा कुछ? इसकी प्रतिभा के बारे में सोचना सचमुच हैरान कर देता है।